पूरे देश में दिक्कत सामने आ रही है, उसमें ये समाधान हो सकता है। बहुत सारे काम होते हैं, कटाई है, बुवाई है, इसके अलावा जो फसल है हमने बात की प्रोसेसिंग खाना है, स्टोर करना है, हमने बात की प्रोसेसिंग की बात की। प्रोसेसिंग के लिए भी हमें कब जरूरत पड़ेगी, अच्छे स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें औद्योगिकरण, विकेंद्रीकृत विकास, क्योंकि कोविड के बाद में दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी है। हमें ये भी मान लेना चाहिए कि प्रकृति का जो अच्छा रूप हमें दिखा बहुत कम समय में, दिन में लोगों ने साफ आसमान देखा, चिड़ियों की आवाज़ सुनी दोपहर के अंदर, नदियाँ साफ हो गई। तो एक बारी ऐसी एक जो युवा पीढ़ी है उसने तो पहली बार देखा होगा ना ऐसा। उसको कहाँ, शहरों के लोगों को कहाँ पता था कि आसमान साफ होता है। तो यानी कि प्रकृति के प्रति उनका रुझान थोड़ा समाज का बढ़ेगा। तो प्रकृति की रक्षा सबसे ज़्यादा तो हमें गाँव में करनी है, किसानों के पास करनी, वहीं पर तो प्रकृति बची हुई है। उसके लिए काम जो करना है, जैविक विविधता को बचाने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए, उसके लिए जो व्यवस्था करनी है, इन सब काम के लिए हमें नरेगा का स्वरूप बदलना है। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को भी इसमें लाना चाहिए, CSR के फंड्स भी इसमें आए, ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हाँ, अगर कोई कंपनी चलाना चाहे रोजगार का काम, उसको चलाने दीजिए ना, मौका दीजिए ना उनको भी। कौन सरकारी की चलाएंगे। एक नया ऑर्डर आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए इस बारे में कि अब की बार वो प्राइवेट सेक्टर को भी बुलाएं इस काम को कराने के लिए। खास तौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, खास तौर से ऐसे काम जहाँ औद्योगिकरण करना है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर के जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, वो लोग आएंगे, वो काम को सुपरवाइज करेंगे, वो अच्छी मशीन बनवाएंगे। तो कितनी बड़ी क्रांतिकारी बात हो जाएगी। दक्षिण कोरिया ने और बाकी जो ईस्टर्न एशिया के जो 2 देश हैं, उन लोगों ने विकेंद्रीकृत औद्योगिकरण बहुत तेजी से बढ़ाया था। आज उनके पास उतने PhD नहीं है, लेकिन उनके पास पढ़े लिखे लोग, गांव के पढ़े लिखे लोग सभी गांव में हैं। तो उन्होंने छोटे छोटे उद्योग लगाकर देश को आगे बढ़ाया। हमें भी उस दिशा में जाना पड़ेगा और ये काम अब देरी नहीं हो सकती। इस काम के अंदर नरेगा को उद्योगीकरण का रास्ता प्रशस्त करना है। देश में नरेगा की जरूरत ना पड़े, यह सोचकर हमें योजना बनानी है। और कलाएं और संस्कृति जो हैं उनको बचाने के लिए उसको भी काम में शामिल करना है। उन लोगों की, बड़े बुजुर्गों के पास जो अनुभव है, उनके पास जो कथाएं हैं, कहानी हैं, लोकगीत हैं, उनको भी रिकॉर्ड करना है आने वाली पीढ़ी के लिए। आप सोचो तो सही कितना बड़ा काम होगा। कल्चरल हेरिटेज इस देश का अगर रिकॉर्ड हो गया, कितना बड़ा काम होगा। आप सोचिए, करोड़ों लोगों का ज्ञान अगर हमने डाल दिया, ऐसा किसी देश ने इतिहास में कभी किया नहीं है, किसी देश में हुआ नहीं है ये काम। भारत होगा जो पहला काम, पहली बार ये काम करेगा। तो भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाएगा, बढ़ाएगा। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग वर्गों के लोगों का ज्ञान आएगा। तब तो देखेंगे अरे वहाँ भी ऐसी बात है, हमारे यहाँ भी ऐसी बात होती थी। एक दूसरे से तुलना करेंगे तो उनको दिखेगा कि यार देश को इतनी ज़्यादा भी विभिन्नता नहीं है हमारे अंदर। कई बातों में हम एक जैसे सोचते हैं। जब बस्तर में गया मैं, आखिरी का एक उदाहरण देता हूँ। तो बस्तर में शोध यात्रा थी हमारी नारायणपुर में। तो वहाँ पे, और ये घोड़चिरौली में भी देखा हमने पिछले साल, कि वहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई थी। तो वहाँ तो कोई ईसाई भी नहीं, कोई मुसलमान भी नहीं। तो हमने आदिवासियों से पूछा, भाई ये कब्रें क्या मतलब है? बोले सर ऐसा है कि जब कोई रोगी व्यक्ति मरता है तो उसको हम जलाते हैं, और कोई स्वस्थ व्यक्ति मरता है तो उसको दफनाते हैं। अब आप सोचिए, ना तो हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है। एक आदिवासी हमें ज्ञान दे रहा है कि भाई रोगी व्यक्ति है उसको जला दो, स्वस्थ व्यक्ति है, वैसे अपनी उम्र की वजह से मरा है किसी कारण से, उसको दफना दो। तो ये जब चीज़ें समाज को पता चलेगी इस ज्ञान के इकट्ठा करने से, तो हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो भावना है, हम मजदूर की जो ज्ञान संपन्नता है, गरीब की जो अज्ञान संपन्नता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो शायद हम उनके लिए और अधिक संवेदना के साथ अपनी योजनाएं बनाएंगे और काम करेंगे।